अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लास्ट क्लास के अंदर हमने इनकम टैक्स लॉज स्टार्ट किया था। इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमने देखी थी, जिसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। अगर सर डिटेल्स क्या थी, सबसे पहले हमने देखा था कि सर इनकम टैक्स हमारे पास क्या है। सर इनकम टैक्स इज बेसिकली द रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। सर गवर्नमेंट खुद कलेक्ट नहीं करती, टैक्स अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करती है। टैक्स अथॉरिटीज जो पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल हैं उसको हम कहते हैं एफबीआर। एफबीआर स्टैंड्स फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको पहले सीबीआर भी कहा जाता था। सीबीआर का मतलब क्या है, चलो बहुत नहीं है, सीबीआर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। खैर, फिर इसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि सर हमारे पास नॉर्मली इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन है कहां पर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। फिर हम और मूव ऑन करें और हमने एक और चीज देखी थी। सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है कि मैं टैक्स लगाऊंगा, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा टैक्स लगाना मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। मैं टैक्स लूंगा, मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। किससे करूंगा? तीन तरह के लोगों से। नंबर 1 इंडिविजुअल से, नंबर 2 एओपी से। एओपी स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसको नॉर्मली हम पार्टनरशिप बिजनेस भी कह सकते हैं। और तीसरा है दैट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, उनसे भी मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। तीनों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कहां पर मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर। सर इंडिविजुअल के बारे में आए तो इंडिविजुअल पता चला दो तरह के होते हैं, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है और एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है जो पाकिस्तान के अंदर स्टे करे फॉर 183 और मोर डेज, और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है जो कि आपके पास स्टे करे पाकिस्तान के अंदर फॉर लेस देन 183 डेज, उसको हम नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कहेंगे। फिर एक बात हमने और देखी थी कि सर हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल, एओपी और जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। एओपी और जॉइंट स्टॉक कंपनी की इनकम टैक्स कैलकुलेशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की कैलकुलेशन करेंगे। इंडिविजुअल के अंदर भी दो आ गए थे, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम टैक्स कैलकुलेट करना मेरा काम नहीं है, मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो हम उसको भी कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे। हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आगे बढ़ते हुए और बहुत कुछ करते हुए एक और बात हमने देखी कि सर रेजिडेंट इंडिविजुअल 5 तरीके से इनकम अर्न कर सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन आपके पास है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, जिसमें से मेरे कोर्स के अंदर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं सीखनी। चले आज आगे और बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक टर्म आपके पास आएगा, बार बार आपसे टकराएगा, आज हम उस टर्म को समझने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, टोटल इनकम। और एक टर्म जो आपके पास टकराएगी दैट इज टैक्सेबल इनकम। इन दोनों के अंदर फर्क समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, टोटल इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम, कि टोटल इनकम क्या है और टैक्सेबल इनकम क्या है। टोटल इनकम की पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं, इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल। इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल, या उसको और आसान कर देता हूं, टोटल बेनिफिट एंजॉयड, टोटल benefit enjoyed by individual. Total benefit enjoyed by individual is called total income. Taxable income क्या है? Income calculated under income tax ऑर्डिनेंस 2001। टैक्सेबल इनकम क्या है कि वो इनकम जो कैलकुलेट की जाए अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। कि अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टैक्सेबल इनकम। और जो टोटल इनकम, जो टोटल बेनिफिट जो एम्प्लॉई जनरेट कर रहा होता है, या जो टोटल बेनिफिट एम्प्लॉई अवेल कर रहा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, टोटल इनकम। ये दोनों का डिफरेंस है। सर बात समझ में नहीं आई तो आओ जरा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि एक एम्प्लॉई है मिस्टर ए, उस ए को जो है गाड़ी दे दी, यानी कि एम्प्लॉयर ने मोटर कार की फैसिलिटी प्रोवाइड की। सर गाड़ी कितने की है? गाड़ी है 15 लाख की।
गाड़ी कितने की है? 15 लाख की। इसका मतलब ये कि मिस्टर ए को टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है? 15 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। 15 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है मिस्टर ए को, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए कह रहा है टोटल बेनिफिट एंजॉयड बाय मी इज 15 लाख। तो ये क्या है सर? ये कहलाएगी टोटल इनकम, यानी कि मिस्टर ए कहेगा दैट इज टोटल इनकम, ये मेरी इनकम का पार्ट है, यानी कि 15 लाख की मुझे गाड़ी दी गई, इसका मतलब एक तरह से मुझे बेनिफिट मिला है अपनी कंपनी से या एम्प्लॉयर से। दैट इज नोन एज व्हाट? टोटल इनकम। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स वाला एफबीआर वाला क्या कहता है? एफबीआर वाला कहता है मैं इस 15 लाख को पूरी इनकम कंसिडर नहीं करूंगा। असल में प्रॉब्लम ये कि जिसको बाज़ औक़ात हम इनकम कहते हैं, इनकम टैक्स वाला उसको इनकम कंसिडर ही नहीं करता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसको इनकम टैक्स वाला इनकम कंसिडर कर रहा होता है, हमारे नजदीक वो इनकम नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो ऐसी इनकम को कहा जाएगा क्या? टैक्सेबल इनकम। ऐसी इनकम को क्या कहेंगे हम? टैक्सेबल इनकम कंसिडर करेंगे। दैट इनकम विल बी नोन एज व्हाट? टैक्सेबल इनकम। सर मोटर कार प्रोवाइड की बजाय दिख रहा है कि एम्प्लॉय को टोटल बेनिफिट मिला 15 लाख का, लेकिन इनकम टैक्स वाला कहता है ये 15 लाख रुपए को मैं इनकम नहीं मानता, इसका 10% कैलकुलेट करो। जब इसका 10% कैलकुलेट किया और 1.5 लाख आ गया, तो ये क्या है? ये कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। ये क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम कहलाएगा। तो 15 लाख क्या है? दैट इज द टोटल इनकम, और 1.5 लाख क्या है? दैट इज दी टैक्सेबल इनकम मेरे पास यहां पर कहलाएगा। बात समझ आ रही इसके अंदर? तो इसका मतलब ये है कि बगैर बाहर देखा जाए तो बेनिफिट कितना है? 15 लाख, लेकिन इनकम टैक्स वाला कहता है मैं इस 15 लाख को इनकम नहीं मानता, मैं इसका 1.5 लाख जो है यानी कि 10% जो है वो इनकम कंसिडर करूंगा। दैट इज नोन एज व्हाट? टैक्सेबल इनकम। इसको हम कहेंगे दैट इज द टैक्सेबल इनकम। क्या है? बात समझ आती है इसके अंदर? तो टोटल इनकम इज द टोटल बेनिफिट एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल, बट द टैक्सेबल इनकम इज द इनकम कैलकुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जरा, मेडिकल अलाउंस। बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, जो कोर एम्प्लॉइज होते हैं उनको मेडिकल अलाउंसेस दिए जाते हैं। लेट्स से मेडिकल अलाउंस मिल रहा है कितना? 1 लाख का मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, यानी कि एक एम्प्लॉई है उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है कितना? एक मिल रहा है मेडिकल अलाउंस, उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 1 लाख का। अच्छा, अब ये मेडिकल अलाउंस 1 लाख का मिल रहा है, तो सर ये जो 1 लाख का मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, बज़ाहिर देखा जाए तो मेडिकल अलाउंस 1 लाख का मिल रहा है, ये क्या है? दैट इज द बेनिफिट, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? दैट इज द टोटल इनकम। इसको मैं कंसिडर कर लूंगा क्या? टोटल इनकम। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है कि मैं इसका 90% कंसिडर करूंगा, यानी कि 10% माफ है, 10% नहीं, इसका 90%, यानी कि 1 लाख। तुम कहते हो तुम्हारी इनकम 1 लाख है, मैं कहता हूं नहीं यार तुम्हारी इनकम 1 लाख नहीं है बल्कि ये 90,000 है। इसका मतलब ये जो इनकम है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। बात समझ आ रही है इसके अंदर? इसका मतलब ये कि कुछ जगहों पे कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ चीजों को हम इनकम कंसिडर करते हैं लेकिन टैक्स वाला कहता है नहीं ये मेरे नजदीक इनकम नहीं है, मैं इसको डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट परसेंटेजेस पे इनकम कैलकुलेट करवाऊंगा। ये रूल्स हैं, ये रूल्स अभी इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे और समझेंगे, तो इंशाल्लाह इन रूल्स को हम देखेंगे और इन रूल्स को आपने याद रखना होगा। खैर ये भी सिर्फ समझाने के लिए आपको बताएं, इंशाल्लाह इन रूल्स को आगे चल के हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 90,000 क्या टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितनी है? 1 लाख। अच्छा, कुछ जगह ऐसी है जहां पे टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रही है, कितना बोनस दे रही है? 50,000 का, 50,000 का बोनस दे रही है, तो ये क्या है? ये एम्प्लॉय की टोटल इनकम है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है कि मैं भी इसको इतना ही मानता हूं, इसमें कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी 50,000 है, तो यही क्या हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम। तो एक बात ये भी समझ में आती है कि जरूरी नहीं, क्या कहा मैंने, कि जरूरी नहीं कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम हमेशा अलग अलग हो, जुदा जुदा हो। सर ये भी हो सकता है कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम की अमाउंट बिल्कुल सेम हो। तो ये हमारे पास क्या? दैट इज द टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। सर करना क्या है? देखो इनकम टैक्स वाला करता क्या है? इनकम के ऊपर टैक्स लगाता है। तुम्हारी एक इनकम होगी, उस इनकम के ऊपर लगाएगा टैक्स का रेट, लेट्स से 20% टैक्स का रेट लगाएगा, तो तुम्हारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, तो तुम्हारे इनकम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा और फिर तुम ये पे कर देना किसको? टैक्स अथॉरिटीज को। और पाकिस्तान में जो टैक्स अथॉरिटीज है उसका नाम है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स का रेट लगाएगा? तो जवाब ये है कि ये टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स का रेट लगाएगा।
इनकम टैक्स वाला, एफबीआर वाला तुम्हारी जो है टोटल इनकम को कंसिडर नहीं करता, वो तुम्हारी टोटल इनकम को नहीं मानता। वो कहता है मैं अपनी तरफ से मैं अपने पास से मैं अपने रूल्स अपने रेगुलेशंस के मुताबिक इनकम कैलकुलेट करूंगा, एंड दैट इनकम इज नोन एज व्हाट, टैक्सेबल इनकम। आई होप यहां तक बात क्लियर भी होगी। तो इसका मतलब दो तरह की इनकम का आपका सामना होगा, दैट इज द टोटल इनकम एंड द टैक्सेबल इनकम। हमें कौन सी इनकम पे ज्यादा फोकस करना है, दैट इज द टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम आपको दी हुई होगी, आपने टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना होगा एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने याद रखते हुए टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन उसके ऊपर फिर हम इनकम टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इनकम टैक्स, और वो टैक्स आप पे कर देंगे किसको, टैक्स अथॉरिटी यानी कि एफबीआर को। यहां तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं अब, और आगे चलते हुए अब हम यहां पे जा रहे हैं इनकम टैक्स कि कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम है जो कि आपके पास यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। दैट इज आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, देखें अंडरलाइन कीजिएगा, कैलकुलेटिंग व्हाट, टैक्सेबल इनकम। याद रहे अभी पहले फेज के अंदर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे। मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करना सिखा ही नहीं रहा अभी आपको। पहले तो हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट मींस द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन, फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, पहले इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाला टोटल इनकम को नहीं मानता, तो उसके लिए मुझे टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा हम अभी इनकम टैक्स कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे, हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, दैट इज द टैक्सेबल इनकम। तो आइए जरा देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीनों में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं कहूं कि पूरे इनकम टैक्स के अंदर कोई चीज जो थोड़ा सा तंग करेगी, या कोई चीज कोई एरिया जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा लेंथी है, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया ऑफ इनकम टैक्स। चलें, Salary is the first head of source of income mentioned in section 12 of the Income Tax Ordinance 2001. प्लीज नोट कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। In general sense, salary is the remuneration paid by the employer to the employee or the services rendered by him. क्या मतलब, अगर मैं बात करता हूं इनकम फ्रॉम सैलरी की, कि एक पर्सन है, इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है, एनी इनकम, या मैं और उसको ब्रॉडर वे में लेके चला जाऊं तो एनी बेनिफिट, बेनिफिट का वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एनी बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम या डिराइव्ड अंडर द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में जो आपके पास बेनिफिट ड्राइव किया जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट बेनिफिट इज नोन एज व्हाट, इनकम फ्रॉम सैलरी। That benefit is known as what, income from salary. Any income received by an employee in a tax year shall be chargeable to tax in that year under the head salary. अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि एक तो हमने डिस्कस किया टोटल और टैक्सेबल इनकम, एक और चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज द टैक्स ईयर। अब ये टैक्स ईयर क्या है, गौर से सुनिएगा। देखिए, आप लोग अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली आप करते हैं क्या, लेट्स से अगर 1 जनवरी 2017 पे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है तो 31 दिसंबर 2017 पे खत्म होगा। इट मींस ये क्या है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है। और अगर मैं कहूँ ये अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है, तो अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये 31 दिसंबर पे, अभी इस एग्जांपल के अंदर 31 दिसंबर पे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ कितने मंथ्स, अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। कितने महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो। अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ऐसे ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर अकाउंटिंग पीरियड जरूरी नहीं कि 31 दिसंबर को एंड हो, इट मे ईदर एंड्स ऑन अदर देन 31 दिसंबर। क्या मतलब,
भाई 30 जून को कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसका 30 जून को एंड होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो 30 सितंबर पे अपना अकाउंटिंग पीरियड एंड करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो 30 नवंबर पे एंड करती हैं। तो उसका अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 31 दिसंबर पे ही एंड करना है, नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये था ये क्या अकाउंटिंग पीरियड। अब आते हैं जरा टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड या इसको नॉर्मली हम कहते हैं टैक्स ईयर। ये अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर था। अब मैं आ रहा हूं जरा टैक्स पीरियड या टैक्स ईयर के ऊपर। सर टैक्स ईयर के बारे में क्या है? टैक्स ईयर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ये भी आपके पास कितने महीने का होता है? 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का होता है। लेकिन टैक्स ईयर नॉर्मली, क्या कहा मैंने? नॉर्मली, जोर कहां पे पड़ा? नॉर्मली एंड्स ऑन 30th जून एवरी ईयर। यानी कि टैक्स ईयर नॉर्मली कब एंड होता है? सर 30th जून ऑफ एवरी ईयर। हर साल 30 जून को एंड होता है। और स्टार्ट कब होता है? दैट इज ऑन 1st ऑफ जुलाई। 1st ऑफ जुलाई एवरी ईयर। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि सर टैक्स ईयर जो है वो कब एंड होता है? 30th जून को नॉर्मली। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास टैक्स ईयर जो है वो दो तरीके के होते हैं। टैक्स ईयर की दो टाइप्स हैं। टैक्स ईयर की दो टाइप्स हैं। एक आपके पास कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, और एक आपके पास कहलाता है एबनॉर्मल, नहीं, स्पेशल टैक्स ईयर। एबनॉर्मल नहीं होता, स्पेशल टैक्स ईयर। दो तरह के टैक्स ईयर होते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? नॉर्मल टैक्स ईयर इज द टैक्स ईयर दैट एंड्स ऑन 30th ऑफ जून एवरी ईयर। टैक्स ईयर जो 30 जून को एंड हो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी या एक इंडिविजुअल कहता है कि मेरा टैक्स ईयर एंड होता है 30 जून को, उसका मतलब ये कौन सा टैक्स ईयर है? 30th जून। ये तो ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर है। सर स्पेशल टैक्स ईयर कौन सा है? अदर देन, यानी कि एंड्स ऑन अदर देन 30th जून। जो 30th जून के अलावा अगर एंड हो तो उसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। आई रिपीट कि अगर 30th जून को एंड हो रहा है तो इट्स अ नॉर्मल टैक्स ईयर, और अगर 30th जून के अलावा अगर एंड हो रहा है तो इट इज नोन एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। यानी कि अगर मैं कहता हूं एक इंडिविजुअल है, उसका टैक्स ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, कौन सा टैक्स ईयर है ये? स्पेशल टैक्स ईयर। एक इंडिविजुअल है, एक बिजनेस है, उसका टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, कौन सा टैक्स ईयर है ये? स्पेशल टैक्स ईयर है। एक बिजनेस है, उसका टैक्स ईयर एंड होता है लेट्स से 31 ऑफ अगस्त को, कौन सा टैक्स ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर है। एक बिजनेस है, उसका टैक्स ईयर एंड होता है 30 जून को, तो कौन सा टैक्स ईयर है? जी, नॉर्मल टैक्स ईयर। बात सुन रही इसके अंदर? तो नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है? जो कि आपके पास एंड होता है 30 जून को। 30 जून के अलावा अगर टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो वो स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। यूजुअली इनकम टैक्स यानी कि FBR हर किसी को नॉर्मल टैक्स ईयर में रखता है, यानी कि हर कोई जो है वो साल के आखिर में, उसका साल का आखिर कब होगा? 30 जून को। 30 जून के एंड पे वो टैक्स अपना पे करेंगे। दैट इज द टैक्स ईयर एंड इज 30th जून। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिक्वेस्ट करती हैं, FBR से परमिशन लेती हैं, आफ्टर दैट परमिशन और अप्रूवल उनको कोई और टैक्स ईयर दे दिया जाता है। दैट में ईदर बी 28th ऑफ Feb, दैट में ईदर बी 31st ऑफ December, दैट में ईदर बी द 31st ऑफ मार्च। कोई और अकाउंटिंग पीरियड, सॉरी, कोई और टैक्स ईयर एंड अगर दे दिया जाए तो दैट टैक्स ईयर विल बी नोन एज व्हाट? स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, एक और बात समझते हैं टैक्स ईयर से रिलेटेड कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरा टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2015, 30 जून 2015, तो मैं कहूंगा कि मेरा टैक्स ईयर 2015 है। क्यों सर? इसलिए 1 जुलाई 2014 पे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको 2014 नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? सर मेरा है टैक्स ईयर 2015। अगर मेरा टैक्स ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2020 पे, 30 जून 2020 पे, तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूंगा कि मेरा टैक्स ईयर क्या है? सर टैक्स ईयर है मेरा 2020। बात समझ आ रही इसके अंदर? यानी कि जिस पीरियड पे एंड हो रहा होगा वही पीरियड। हालांकि क्यों कह रहा हूं सर? इसलिए कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि 19 में स्टार्ट हुआ है, तो अब मैं टैक्स ईयर 2019 कहूं या 20 कहूं, तो हम उसको कहेंगे टैक्स ईयर 2020। जिस पीरियड में कंप्लीट हो रहा होगा या ये एंड होगा उसको हम यहां पर कहेंगे टैक्स ईयर 2020। यहां तक बात समझ आती है? इसके अंदर टैक्स ईयर का नाम देंगे। तो ये हमने टैक्स ईयर के बारे में डिस्कस किया। दो तरह के टैक्स ईयर होते हैं, नॉर्मल और एक स्पेशल टैक्स ईयर आपके पास यहां पर होता है। चलिए जनाब हैंडआउट की तरफ चलते हैं और उसको फिर से पढ़ते हैं। एनी इनकम रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर का मतलब समझ आ रहा है क्या है? शेल बी चार्जेबल टू टैक्स। क्या रहेंगे? क्या सर? अगर कोई इनकम होगी तो हम उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे इन द ईयर अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बताता है
कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, देखिए एक बंदा जब इनकम अर्न कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर है तो उसके पास क्या क्या चीजें आ रही होंगी सर, उसको क्या क्या मिल रहा होगा, एम्प्लॉयर उसको क्या क्या दे रहा होगा। नंबर 1 बेसिक सैलरी, तो क्या रहा है ये बेसिक सैलरी क्या है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। दैट शो दैट इज ऑब्वियस, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिक सैलरी क्या, दैट इज दी आपके इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और क्या है सर, बोनसेस हैं, अगर एम्प्लॉय को बोनसेस मिल रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। कमीशन, अगर कोई कमीशन वगैरह दे रही है कंपनी या एम्प्लॉयर तो उसका मतलब ये भी क्या है, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का ही पार्ट कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से और क्या, लीव पेमेंट और ओवर टाइम, अगर किसी एम्प्लॉय ने लीव पेमेंट ली हुई है, लीव पेमेंट का मतलब क्या है कि आपको दिया जाता है कि आपने साल में 15 छुट्टियां करनी है, आपने अगर छुट्टियां कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं की तो हम आपके इसके पैसे दे देंगे। बेहतरीन काम हो गया। मेमन तो बोलता है कि यार ये तो जबरदस्त काम हो गया, वो करता है ठीक है परफेक्ट है कि मैं यार छुट्टियां नहीं करूंगा, पैसे ले लूंगा। मर भी रहा होगा ना मेमन तो छुट्टी नहीं करेगा, क्यों, पैसे मिल रहे भाई। तो उसका मतलब ये कि अब वो करेगा क्या, तो उसका मतलब ये क्या है, ये जो तुझे छुट्टी ना करने के पैसे मिल रहे हैं ये भी क्या है, ये भी तेरी सैलरी का पार्ट है, यानी कि उसको भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद आ रहा है कमीशन, फीस वगैरह है। अब आते हैं जरा ग्रेचुटी, ग्रेचुटी से रिलेटेड छोटा सा तावीज बनाऊंगा मैं, ग्रेचुटी से रिलेटेड छोटा सा तावीज बनाऊंगा। ग्रेचुटी, पहली बात ग्रेचुटी होता क्या है, ग्रेचुटी कहते हैं गिफ्ट को, गिफ्ट को नॉर्मली इसके लिटरल मीनिंग यानी लुग़वी मायने क्या है, उसको कहते हैं गिफ्ट को, ग्रेचुटी प्रेजेंस गिफ्ट। अच्छा, अब ये जो ग्रेचुटी आपके पास यहां पर दे रहा है, ग्रेचुटी के अंदर दो चीजें होती हैं, अभी मैं इसको समझाता हूं ये होता क्या है, किस तरीके से वर्कआउट करता है। इसके अंदर होता है एक तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और एक होता है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और एक होता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। अब होता है क्या इसके अंदर, सुनिएगा जरा, इसका मैकेनिज्म देखिएगा जरा। मैकेनिज्म क्या होता है, एक एम्प्लॉयर यानी कि, और एक चीज याद रखिएगा जब भी मैं वर्ड एम्प्लॉयर का यूज करूं ना तो एम्प्लॉयर मींस एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिलीवर में काम कर रहा हूं, यूनिलीवर के जो डायरेक्टर हैं लेट्स से अमीन भाई हैं, ठीक है, तो अब मैं जब एक यूनिलीवर में काम कर रहा हूं तो उसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अमीन भाई मेरे एम्प्लॉयर, नहीं, मेरा एम्प्लॉयर कौन है, यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। मैं अगर पीएसओ में काम कर रहा हूं तो मेरा एम्प्लॉयर कौन है, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट्स ऑयल। इसका मतलब एम्प्लॉयर मींस एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस अ कंपनी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब एम्प्लॉयर करता है कि एक स्कीम बनाता है, क्या स्कीम बनाता है, स्कीम ये बनाता है कुछ कि वो एक बॉक्स डब्बा बनाता है, वो एम्प्लॉई से कहता है, मिस्टर ए से कहता है कि जो भी तुम्हारी सैलरी होगी उस सैलरी में से लेट्स से 5000 डिडक्ट करूंगा और इस डब्बे में डालूंगा। ये कौन है, मिस्टर ए, दैट इज द एम्प्लॉई। एम्प्लॉई कह रहा है क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, कहता है यार, एम्प्लॉयर कहता है कि घबराओ मत, मैं भी अपने पास से 5000 जो है वो तुम्हारे नाम का एक डब्बा बनाया हुआ है, ये इस डब्बे के अंदर डालूंगा। मिस्टर ए के तुम्हारे नाम का डब्बा बनाया, मैं भी इसके अंदर जो है वो 5000 की अमाउंट पुट कर दूंगा। अच्छा, अब इसका मतलब इस डब्बे के अंदर कितनी अमाउंट हो गई सर, इस डब्बे के अंदर हो गई 10,000 की अमाउंट। होगा क्या, हम हर महीने एक्टिविटी करते रहेंगे, अमाउंट एक्यूमुलेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक वक्त आ जाएगा कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दोगे, टर्मिनेट कर दोगे या इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात करोगे। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि हम इस डब्बे के अंदर जितनी भी अमाउंट है, यानी कि लेट्स से अगर आज ही तुम टर्मिनेट हो जाते हो तो 10,000 की अमाउंट है, हम ये 10,000 जो है, ये 10,000 जो है पूरी की पूरी अमाउंट तुम्हें पे कर देंगे। ऐसा ही है ना, पूरी की पूरी अमाउंट हम तुम्हें क्या कर देंगे, पे कर देंगे। एक बात मैंने आपको कही थी कि इनकम टैक्स वाला जो है वो दुश्मन है, दुश्मन, दुश्मन का मतलब क्या, दैट इज एनिमी है, एनिमी। किस चीज का एनिमी है, वो आपका दुश्मन है। कहाँ गया दुश्मन, दुश्मन 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 दुश्मन, ऊपर लिखा था मैंने, हाँ, एनिमी है, दुश्मन है। किस चीज का दुश्मन है सर, इनकम टैक्स वाला जो है ना वो दुश्मन है। किस चीज का दुश्मन है, आपकी खुशी का, आपकी हैप्पीनेस का। जहां जहां आपको खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, वो कहेगा कि यार इस अमाउंट को इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ले लो। तो उसका मतलब ये है कि अगर आज तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं, 10,000 रुपए अगर तुम्हें मिल रहे हैं, पे कर दिए गए, तो आज अपने दिल से पूछें आप लोग कि क्या ये जो 10,000 आपको मिले यहाँ पे, जो आपको दिए गए कंपनी की तरफ से, आपको खुशी हो रही है नहीं हो रही, नंबर 1, यानी कि इज देयर एनी खुशी इन्वॉल्व, क्या आपको कोई खुशी महसूस हो रही है, और अगर हो रही है तो कितनी अमाउंट की हो रही है, ये भी सोचे जरा, कितनी अमाउंट की खुशी हो रही है, कितनी अमाउंट की खुशी हो रही है।
पहली बात, खुशी हो रही है नहीं हो रही ये देखें, अगर हो रही है तो कितनी अमाउंट की हो रही है। वीडियो को पॉज करना और सोचें जरा। अच्छा जी ना, अब वीडियो को प्ले करने के बाद सुने जरा कि सर खुशी जो हो रही है आपको बिल्कुल हो रही है, और खुशी जो मुझे हो रही है वो 10,000 की नहीं हो रही, बल्कि खुशी कितने की हो रही है सर, 5,000 की हो रही है। क्या मतलब 5,000 की हो रही है सर? इसलिए क्योंकि मुझे एम्प्लॉयर ने 10,000 दिए जरूर हैं, लेकिन माजरत के साथ इसमें से 5,000 मेरे अपने थे। मतलब लॉलीपॉप नहीं कराओ बेटा, मेमन हूं, लॉलीपॉप नहीं कराओ। तुमने जो यहाँ पे 5,000 10,000 दिए ना, इसमें से 5,000 तो वो हैं जो मेरे अपने थे, मेरे अपने पैसे मुझे वापस कर रहा है, तो क्या मुझे खुशी होगी? कोई खुशी उशी नहीं होगी। हाँ, खुशी हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है सर? वो अमाउंट के ऊपर जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था। इसका मतलब ये है कि ये वो 5,000 है जो कि मुझे खुशी दे रहा है, और जब ये मुझे खुशी दे रहा है तो इनकम टैक्स वाला कह रहा है कि इस अमाउंट को मैं करूंगा क्या, इसको मैं टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाऊंगा। क्या मतलब? अगर क्वेश्चन में आपके पास आता है कि ग्रेचुटी फंड रिसीव 10,000 एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 7,000, तो उसका मतलब ये है कि मैं कितना लूंगा सर? मैं 10,000 नहीं लूंगा, बल्कि एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाऊंगा। तो क्या मतलब हुआ सर? ग्रेचुटी के अंदर दो कंट्रीब्यूशंस होती हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई। Employer contribution will become part of what? Taxable income. What? Taxable income. What? Taxable income. और जो employee की contribution है, this will not become the part of taxable income. एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से एम्प्लॉयर ने 40,000 का तुम्हें ग्रेचुटी फंड दिया, 40,000 का तुम्हें कौन सा वाला फंड दिया? ग्रेचुटी वाला फंड दिया। अच्छा, अब कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है कि इसमें से आपके पास 10,000 जो है वो एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है, 10,000 जो है वो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है। तो उसका मतलब एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 30,000 है। तो उसका मतलब वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब मैं 40,000 जो है वो टैक्सेबल इनकम में नहीं लूंगा। ये जो अमाउंट है 30,000, इसको मैं टैक्सेबल इनकम में लूंगा। क्या मतलब है सर टैक्सेबल इनकम में लेने का? इसका मतलब यह है कि जहां तुम एम्प्लॉय को बोनस ले रहे होगे, सैलरी ले रहे होगे, कमीशन ले रहे होगे, वहीं पे तुम करोगे क्या? वहां पे ग्रेचुटी फंड भी लोगे, और ग्रेचुटी फंड कितना लोगे? जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा। आई होप की बात क्लियर भी होगी। तो आए जरा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ग्रेचुटी कितना लेना है? चार्जेबल टू द एक्सटेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही अमाउंट तुम इंक्लूड करोगे। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एनी अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर वर्किंग इन अ डेंजरस कंडीशन। भाई एम्प्लॉयर तुझे क्या कह रहा है कि यार तुझे बिल्डिंग पे पेंट करना है, वो भी उल्टा लटक के, और वो भी तुझे मांझे से बांधेंगे, रस्सी से भी नहीं बांधेंगे। ओ माय गॉड, इट्स वेरी डेंजरस। फिक्र क्यों करता है? मैं तुझे उसके लिए, यानी कि डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट में काम करने के लिए मैं तुझे अलग से 100 रुपए दूंगा। वाह, एहसान कर रहा है मेरी जिंदगी, वेरी गुड, क्लैप फॉर द एम्प्लॉयर। हमें मतलब समझ ले 10,000 दूंगा, मतलब लगा ले, खैर जो भी है। तो उसका मतलब ये 10,000 जो अलग से मिल रहे हैं, कमीशन बोनस सब चीजें अलग मिल रही हैं। इसी तरीके से 10,000 तुझे अलग मिल रहे हैं। किस चीज के लिए मिल रहे हैं? फॉर वर्किंग इन अ डेंजरस कंडीशन, डेंजरस एनवायरनमेंट में काम करने के 10,000 मिल रहे हैं। तो क्या ये भी मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा? तो कहता है हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट में मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। और क्या यहाँ आपके पास बेनिफिट है? यस सर, बिल्कुल बेनिफिट भी दे रहा है। तो उसका मतलब ये क्या है? दैट अमाउंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दी टैक्सेबल इनकम। इसको भी क्या करूंगा? टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर दूंगा। आगे क्या कह रहा है? गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है कि आपने हैंडशेक कहते हैं हाथ मिलाने को, गोल्डन कहते हैं सोने को, सोने का हाथ मिलाना। सर ये क्या होता है? नॉर्मली जब कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट हो रहा होता है, यानी कि उसको जब बाहर निकाल रहे होते हैं, या सिंपल जबान में बोलूं लात मार रहे होते हैं ना, तो जाता नहीं है वो, तो उसको जबरदस्ती भेजना पड़ता है। तो जबरदस्ती कैसे भेजते हैं हम उसको? सर उसको हम इस तरीके से भेजते हैं कि हम उसको एक अमाउंट देते हैं, लमसम अमाउंट पे कर देते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट? गोल्डन हैंड शेक। इसको क्या नाम देते हैं हम? गोल्डन हैंड शेक। इसको क्या नाम देते हैं हम? गोल्डन हैंड शेक। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाउंडिंग पीरियड होता है कि 5 साल से पहले एम्प्लॉयर कहीं नहीं जा सकता, एम्प्लॉयर टर्मिनेट नहीं करेगा, और 5 साल से पहले वर्कमैन भी या एम्प्लॉय भी जॉब छोड़ के नहीं जा सकता। अब एम्प्लॉयर क्या कह रहा है? यार ये बिल्कुल फारिग है, निक्का है, नाकारा है, काम का ही नहीं है यार, बोझ बना हुआ है, निकाल भी नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तो क्या करूं? यार एक काम करता हूं, इसको जो है ना 6 लाख रुपए देता हूं और ऑफर देता हूं कि तुम जॉब छोड़ दो। खुशी खुशी जॉब छोड़ देगा तो डन है, परफेक्ट है। फिर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या तेल लेने
तो उसका मतलब ये कि अब जैसे ही इसको हमने 5 लाख रुपए की ऑफर दी, उसने कहा कि डन है, तो अब ये जो 5 लाख रुपए एम्प्लॉई को मिल रहे हैं अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, गोल्डन हैंडशेक। प्रोविडेंट फंड, ये भी सब चीजें आपके, प्रोविडेंट फंड क्या है, जस्ट लाइक अ ग्रेचुटी फंड, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेचुटी फंड हो या प्रोविडेंट फंड हो, ये सारी चीजें आपके पास क्या है, ये सब आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा, एंड दिस विल आल्सो बी नोन एज व्हाट, टैक्सेबल इनकम। दिस विल बी द पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ये लोन वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस लोन वाले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और यहीं से इंशाल्लाह अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको हमें याद रखना है, मतलब मेमोराइज रखना है, रट्टा नहीं मारना, आपको पता होना चाहिए। जैसे भी मैंने आपको ग्रेचुटी फंड का बताया, एक रूल बता दिया मैंने कि ग्रेचुटी फंड में क्या होगा, सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द सेंटेंस, द एक्चुअल वर्ड, द एक्चुअल सेंटेंस, द एक्चुअल पैराग्राफ, नहीं, आपको सिर्फ रूल याद होना चाहिए। बस हमारे इसके अंदर रूल्स अगर याद होंगे तो बहुत आसानी से मैं इंशाल्लाह इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा। यहां तक क्लियर इसके अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।